गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का अध्ययन करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि व्यवहारिक तौर पे भारत ने इस गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के कारण तथा हमारी विभिन्न सरकारों के द्वारा, विभिन्न प्रधानमंत्रियों के द्वारा किस प्रकार से इस नीति का यथार्थ और वास्तविक तौर पे इस नीति का हमारी विदेश नीति में प्रमुखता के साथ जिस प्रकार से प्रयोग किया गया उसको देखेंगे हम। तो देखिए, विश्व राजनीति में जो भारत का दृष्टिकोण है वो हमेशा से देश की आज़ादी के बाद से ही असंलग्न या गुट निरपेक्ष रहा है, यह हम सभी को पता है। और आपको पता होगा कि हमारी विदेश नीति पर सबसे ज़्यादा किसी का प्रभाव है, या हमारी विदेश नीति के सार तत्व अगर कहा जाए तो ये हमारी गुट निरपेक्षता ही है। गुट निरपेक्षता गुटों की पूर्व उपस्थिति की ओर संकेत कर देती है। जहाँ भारत जब भारत हमारा स्वाधीन हुआ तो उसने देखा कि विश्व की राजनीति दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए और भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। यह हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा था। ठीक है, शीत युद्ध का क्षेत्र है वो विस्तृत होने लगा और इसके साथ साथ एक तीसरी महासमर की तैयारी होने लगी। तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ना प्रारंभ हो गया। स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी एक का साथ पकड़ सकता था या दोनों से पृथक रह सकता था। अब भारत के जो नीति निर्धारक है वो कहने लगे कि वे संसार के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे और गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था और न विश्व के हित में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर वे गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करेंगे और भारत के दोनों भारत ने यह तय किया कि दोनों गुटों से पृथक रहकर हम एक गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, जो गुट निरपेक्षता आंदोलन या गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये सब ऐसी परिस्थितियाँ हुई, देश स्वतंत्र हुआ, वैश्विक दृष्टिकोण बड़ा खतरनाक मोड़ पे था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से दो बड़ी महाशक्तियों में शीत युद्ध चल रहा है और भयंकर रूप से उग्रता के साथ ही फैल रहा है। भारत ने सोचा है कि भाई हम हमारी स्वाधीनता को क्यों गंवाएं। बड़ी मुश्किल से तो लंबे संघर्ष के बाद तो हम स्वतंत्र हुए, हमारे आज़ादी मिली है और आज हम किसी भी गुट के साथ जुड़ जाएं तो हमारी आज़ादी खिड़की से बाहर भाग जाएगी। कहने का तात्पर्य हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। जिस भी शक्ति के साथ जुड़ेंगे उस शक्ति के अनुसार फिर हमें चलना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए भारत ने सोचा कि जिस प्रकार के वैश्विक दृष्टिकोण और वैश्विक परिस्थितियाँ हैं उसी के संदर्भ में हम दोनों गुटों से समान दूरी बनाते हुए, दोनों से मित्रता रखते हुए, हम हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं उनको देखते हुए बेहतर ये रहेगा कि हम गुट निरपेक्ष रहें, अर्थात जो असंलग्नता की नीति या निर्गुट जो नीति कही जाती है हम उस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, तो भारत ने अपनी विदेश नीति का मुख्य आधार स्तंभ बनाते हुए विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को स्थान दिया और इस नीति का मुख्य आशय यही था कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए उनसे मैत्री संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा कि किसी गुट में शामिल नहीं होंगे लेकिन दोनों से दोस्ती, दोनों से मित्रता, दोनों से मैत्री संबंध स्थापित करेंगे। ये हमारी नीति की प्रमुखता रहेगी। आप सोचिए कि हम तो गुट निरपेक्ष राष्ट्र है, हमारे से एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। पाकिस्तान अपने आप में कभी स्थिर, कभी गुट निरपेक्ष रहा ही नहीं। वो बिना किसी के सहारा लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चल ही नहीं सकता। तो तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में चला गया और आज जो पाकिस्तान है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। क्योंकि हमारी गुट निरपेक्ष नीति की आगे हम पढ़ेंगे, आलोचना करने वाले कहते हैं कि हमें किसी गुट में जुड़ जाना चाहिए था, हमें गुट निरपेक्षता कुछ हासिल नहीं हुआ है। उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में चला गया था, अमेरिकी गुट में जुड़ गया था, क्या हासिल है उससे? क्या जो भारत से किसी मायने में भी वो प्रतिस्पर्धा करने लायक है? बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से ना वहाँ लोकतंत्र है, ना वहाँ संविधान है, ना वहाँ की जो
सरकार है, मतलब ये एक ऐसा अस्थिर और कमज़ोर राष्ट्र बन चुका है जो पूरे विश्व के लिए एक हम सामने देख रहे हैं कि वो आतंकवाद का स्रोत है, अशांति का एक जनक के रूप में पूरी दुनिया में तनाव का कारण बनता जा रहा है। तो ये कहना गलत है कि हम किसी गुट में शामिल हो जाते तो बेहतर रहता। भारत ने जो नीति अपनाई वो बिल्कुल भारत के अनुकूल थी, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, और भारत चाहता था कि दोनों से अच्छी मित्रता रहे और दोनों से अच्छी मित्रता कायम रखते हुए और उनकी बिना शर्त सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा। ठीक है, भारत की गुट निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय किसी गुट का निर्माण करना नहीं, वरन दो विरोधी गुटों के मध्य संतुलन का निर्माण करना था। असंलग्नता की नीति सैनिक गुटों से अपने आप को दूर रखती है, किंतु पड़ोसी व अन्य राष्ट्रों के मध्य यह सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। यह गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक तटस्थता, अप्रगतिशीलता और उपदेशात्मक नीति नहीं है। इसका अर्थ सकारात्मक है, जो सही और न्याय संगत है उसकी सहायता और समर्थन करना, और जो अनीतिपूर्ण अन्याय संगत है उसकी आलोचना और निंदा करना। ध्यान रखना है, ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है, ये इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए आप चुपचाप बैठो, नहीं, चुपचाप नहीं बैठना है, बल्कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक है, उचित है, उसका समर्थन करना। अनैतिक है, नकारात्मक है या अन्याय संगत है, उसकी आलोचना और निंदा करने से भी ये गुट निरपेक्षता की नीति नहीं चुकती है। इसलिए अमेरिकी सीनेट में एक बार नेहरू ने कहा था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा, तो वहाँ हम न तो आज तटस्थ रह सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या था? अमेरिकी सीनेट में कहा था ये उन्होंने, नेहरू ने, कि कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में स्वतंत्रता का हनन होगा तो गुट निरपेक्ष राष्ट्र बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठेंगे। अर्थात स्वतंत्रता, न्याय या कहीं पर आक्रमण होता है, शांति भंग का काम होता है, तो वहाँ हम चुपचाप तटस्थ नहीं रहेंगे कि भाई हम तो गुट निरपेक्ष हैं, हमारे क्या लेना देना, नहीं, हम वहाँ बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप ये मत समझना कि गुट निरपेक्ष मतलब कि दुनिया में किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम से उसको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल है कि कहीं भी स्वतंत्रता, न्याय और आक्रमण जैसी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्षता की नीति उसका सख्त तौर पे विरोध करेगी। ये खुद स्वयं पंडित नेहरू ने अमेरिकी सीनेट में कहा था। दूसरा, कृष्ण मेनन ने एक बार संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा में कहा था कि हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं, हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में तटस्थ नहीं है, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं है, हम उन बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में तटस्थ नहीं है जिनका कभी भी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति यह है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुट निरपेक्ष तथा अप्रतिबद्ध है। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा मकसद केवल शीत युद्ध है और शीत युद्ध में जो गुटबाजियाँ चल रही हैं इसके संदर्भ में ही मात्र तटस्थ हैं, वरना दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई युद्ध हो रहा है, साम्राज्यवादी ताकतें अपना आधिपत्य कर रही हैं या नीति मूल्य के हनन हो रहा है या बहुत बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या हैं, तो वहाँ हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, वहाँ हम हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे और वहाँ पे जो भी हमारे उचित कदम लगता है वो कदम उठाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये कृष्ण मेनन ने महासभा में कहा। उसी प्रकार से देखिए अप्पादोराई ने कहा था कि ये स्वतंत्र विदेश नीति और तटस्थता एक ही बात नहीं है। यदि कभी कहीं पर भी युद्ध होता है तो इस नीति की मांग होती है कि अपनी स्वतंत्रता और शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ देगा। यह एक नकारात्मक नीति नहीं है, यह सकारात्मक है जिसका उद्देश्य समविचारवादी राष्ट्रों के साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और मैत्री के उद्देश्यों को प्राप्त करना तथा अपने तथा अन्य अर्धविकसित राष्ट्रों का आर्थिक विकास करना, ये हमारी नीति रही। तो आप समझ सकते हो कि इस गुट निरपेक्षता की नीति का कितना विस्तार और विस्तृत इसका अर्थ है, जो हम समझकर हमारी विदेश नीति में इसको शामिल करके हम आगे बढ़ते हैं। अतः गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विश्व के किसी गुट से न जुड़ा होना, अर्थात नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा जैसे संगठनों
या किसी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होना। ये ऐसी नीति है जो विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है, हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने, अपने दृष्टिकोण को अपनाने के लिए स्वतंत्र समझती है। यह किन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर कार्य नहीं करती। यह समस्याओं पर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाती है, व्यक्तिनिष्ठ बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में ये बात सब कुछ स्पष्ट कर चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। भारत की कूटनीतिकता स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया की तटस्थता के समान नहीं है और न यह एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल अर्थ केवल यह है, इन दोनों शक्तिशाली गुटों द्वारा उत्पन्न समस्याओं से हम सामान्यतः किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहते, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में बेवजह पड़ना भी नहीं चाहते। आई बात समझ में? ये कहती है कूटनीतिकता की नीति। भारत की ये कूटनीतिकता पलायनवाद की नीति भी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि कई आलोचक कहते हैं कि एक प्रकार की पलायनवादी नीति है। बिल्कुल भी पलायनवादी नीति नहीं है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता। भारत जिम्मेदारी समझता है कि मैं मतलब एशिया के सबसे बड़े राष्ट्र हूँ, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है। किसी भी विवाद के लिए शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत ने हमेशा मध्यस्थता की सेवा सदैव रही है, और जहाँ कहीं भी अशांति का, युद्ध का ऐसे कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं तो भारत ने सदैव अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से मामले का हल निकाला जाए। आप देखते हैं कि कोरिया हो, हिंद चीन वियतनाम मामला हो, मिस्र का हो, इजराइल का हो, कोई भी विवाद है, हमेशा भारत ने मध्यस्थता के रूप में अपनी सेवा देने के लिए बाध्यता रखी है। भारत कूटनीतिकता का अर्थ पृथकतावादी भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। कई लोग पृथकतावादी, पलायनवादी या एक प्रकार का अवसरवादी जो आरोपों के या आलोचनाओं के तौर पे कहते हैं, ये सब केवल आलोचना है, वास्तविकता भी नहीं है। विश्व की सामान्य समस्याओं में तो क्या, उसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ सकता है, जैसा भारत के साथ भी हुआ। भारत निसंगतता में विश्वास नहीं रखता, जिसका कारण यह है कि भारत न केवल राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य है, बल्कि अनेक ऐसे राष्ट्रों के साथ उसके कूटनीति को मैत्रीपूर्ण संबंध भी विद्यमान है। भारत ने कूटनीतिकता की विदेश नीति को क्यों आखिर अपनाया, ऐसी क्या स्थितियां थी? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण भारत की विदेश नीति में तनाव स्थिति पैदा नहीं करना उपयुक्त समझता था। भारत का विचार था, मैं किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि शक्ति गुट में शामिल होने से एक प्रकार से तनाव बढ़ेगा और हमारी स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। हम स्वतंत्र तरीके से और हमारी जो आंतरिक समस्या हैं हम उनका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। हम हमारे देश का एक दीर्घगामी जो आर्थिक विकास का लक्ष्य है ये भी प्रॉपर ढंग से निर्धारित नहीं कर पाएंगे। हम एकमात्र केवल शक्तियों, महाशक्तियों के संघर्ष का केंद्र बनकर, उनका खेल का मैदान बनकर रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भारत ने सोचा कि हम किसी भी गुट में शामिल न होकर केवल स्वतंत्र रहते हुए अपनी गुटनिरपेक्ष नीति, दोनों गुटों से पृथक रहकर, दोनों से बराबर की दूरी बनाकर, दोनों से मित्रवत व्यवहार रखते हुए हम हमारे देश को प्रथम रखते हुए हम काम करेंगे। सेकेंड, भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता था। यदि उसने किसी भी गुटनिरपेक्ष को अपना लिया तो उस गुट के नेताओं के दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। मतलब भारत ये चाहता था कि हम हमारे जो ऐतिहासिक परम मूल्य हैं और जिन मूल्यों को हमारी विदेश नीति में स्थान देकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमने गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील के सिद्धांत, ये अपन देखते हैं कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद का विरोध, ऐसे जो हमने मूल हमारी विदेश नीति में स्थान दिया है, ऐसे तत्वों को अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाएं तो हमें इन हमारे मूल्यों से हाथ धोना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि फिर हम हमारी वहाँ स्वतंत्रता कायम नहीं रख पाएंगे। हमें वही करना पड़ेगा जो भी वो राष्ट्र कहेगा, राष्ट्र का जो निर्देश होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से गाड़ी होती है, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है वो ड्राइवर के पास होता है। जिस प्रकार का ड्राइवर गाड़ी में निर्देश देता है या जिस प्रकार से संचालन करता है, मॉनिटरिंग करता है, उसी प्रकार से गाड़ी का संचालन होता है। तो ये ऐसा समझते थे कि हम किसी भी गुट में जुड़ जाएं तो फिर हमें उस गुट के जो भी देश है अर्थात जो शक्तिशाली राष्ट्र है, महाशक्ति है, उसी के निर्देशों से चलना पड़ेगा। तो हम हमारी स्वतंत्रता का उपभोग कभी नहीं कर पाएंगे, हमें उसके अधीन रहना पड़ेगा, जैसा वो कहेगा ऐसा करना पड़ेगा। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हम अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। अब तीसरा ये कारण बताया भारत ने कि इस गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने का जो कारण कि भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओं को सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर था, और गुटनिरपेक्षता की नीति से उसने सोवियत संघ, अमेरिका दोनों से एक साथ उसको सहायता मिलती थी। आप देखिए
हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में कई चुनौतियाँ थी, कई समस्याएं थी। आप देखते हैं गरीबी है, अशिक्षा है, बिल्कुल चरमरा हुआ आर्थिक ढांचा है, रोजगार की भयंकर कमी है, कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन है और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बहुत निम्न स्तर की सुविधाएं थी। तो हम चाहते थे कि हमारे देश की आधारभूत जो विकास हो, आधारभूत सुविधा प्रदान हो। इसके लिए अब हमारे पास संसाधन तो थे नहीं, हमारा पूंजी का अभाव था, हर एक चीज़ का, ऊर्जा का, हर चीज़ का अभाव था। तो हम क्या करें, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाने जरूरी थे। अब हम किसी के साथ एक के साथ जुड़ गए तो ये काम चलने वाला नहीं था। तो भारत ने क्या सोचा कि हमारी जो भी आज आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की जो आवश्यकता है, तो ये केवल इसी स्थिति पर निर्भर करता है कि हमें कोई विदेशी राज्य हमारी सहायता करे, विदेशी राज्य हमारी हेल्प करें। और ये तभी हो सकता है जब हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएं। अब भारत में हुआ भी यही, आप देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए हमने सोवियत संघ से भी सहायता प्राप्त की और हमने अमेरिकी गुट से भी सहायता प्राप्त की। आप देखेंगे अमेरिका के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा हमें काफ़ी बहुत बड़ी आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई। हमारे देश की जो आधारभूत लौह इस्पात उद्योग, इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हमने दोनों गुटों से सहायता लेने का इस नीति के तहत हमने काम किया। चौथा, ये देखा जाता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए बाध्य करती थी। अब देखो, हमारी की जो ज्योग्राफी लोकेशन है, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, भू अवस्थिति है भारत की, वो भी इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। इस प्रकार से आप देखो कि साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी, साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएं टकराती थी। आप देखिए कि पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक समेत बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपको पता है चीन साम्यवादी और अफगानिस्तान से तत्कालीन समय में सोवियत संघ की सीमाएं मिलती थी। तो बिल्कुल जो साम्यवादी राष्ट्र है हमारी सीमाओं के बिल्कुल नज़दीक थे। अगर हम कल्पना करिए कि पश्चिमी गुट में जुड़ जाते या पश्चिमी गुट में मिल जाते, तो फिर स्वाभाविक है कि ये हमारे दुश्मन हो जाते या उनके दुश्मन हम हो जाते। तो फिर ये हमारी भारत की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता, हमारे लिए बहुत बड़ी खतरा भी होता। इसलिए पश्चिमी देशों से हमें बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिलती थी और हम ये बिल्कुल खोना नहीं चाहते थे कि हम जब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे थे, हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए, तो अमेरिका भी ये चाहता था कि मैं भारत को ऐसी सहायता दूँ ताकि मेरे नियंत्रण में रहने की कोशिश करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार की सहायता मिलती जा रही थी, तब हमने ये बिल्कुल कोशिश नहीं की कि हम किसी शक्ति गुट के साथ जुड़कर इस प्रकार से आगे बढ़ें। तो हमारी भू अवस्थिति, हमारी भौगोलिक स्थिति, सब कुछ देखते हुए हमने सोचा कि किसी भी गुट में शामिल होना बेहतर नहीं रहेगा हमारे देश के लिए। तो नेहरू ने इसके संबंध में कहा था कि किसी गुट के साथ सैनिक संधियों में बंध जाने के कारण सदा उसके इशारों पर नाचना पड़ता है। क्या कहते हैं नेहरू कि अगर किसी गुट के साथ अपन जुड़ जाए, किसी भी गुट के साथ जुड़ जाएं या उसकी सैनिक संधियों के साथ अपन शामिल हो जाएं, तो हमेशा उसके इशारों पे नाचना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सैनिक संधि के तहत जो भी राष्ट्र है, जो महाशक्ति है, जैसा वो चाहेगा ऐसा हमारा प्रयोग करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए इस संधि के तहत हम जुड़े हुए, इस गुट के साथ जुड़े हुए, अगर हमने कुछ ऐसा किया जिसके इस गुट के प्रतिकूल, तो हमें काफ़ी कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर हमें उसके साथ जुड़ जाने के बाद में उसके इशारों पर सब कुछ करना पड़ता है, तो क्या होगा, हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। और जब हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं, तो हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं। किसी देश के साथ बंधना आत्मसम्मान खोना है और ये बहुमूल्य नीति का बहुत बड़ा विनाश है। आप किसी देश के साथ जुड़ गए, इसका मतलब आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया। आप में मतलब वो ताकत नहीं रही कि आप अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सके। ऐसे आपने अपने आप को कमज़ोर और अपने आप को नकारा साबित होने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा आत्मसम्मान खोए। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत सशक्त राष्ट्र के रूप में कैसे उभरें और
इस प्रकार से अगर करेंगे तो विश्व में किसी प्रकार का कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाएगा, बल्कि शक्ति संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, जो किसी भी तीसरी दुनिया के देश या तटीय विश्व के या विकासशील देशों के हित में बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए भारत ने को समझा कि हम गुण निरपेक्षता की नीति को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो और हम हमारे देश की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ इनका समाधान करते हुए देश का आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इसी में हमारा भला है।